Hello students, welcome to the channel. Today we will discuss page number 40 of गोविंद पारिक सर्स बुक. इस पेज की शुरुआत होती है जो हमारे 50 महाकषाय हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. इसमें सबसे पहला आता है चरक ने भ्रष्ट मृतिका का वर्णन किया है पुरीश विरजनीय महाकषाय. अब हम देखते हैं मृतिका से रिलेटेड जो 50 महाकषाय हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. अभी भ्रष्ट मृतिका का हमने देख लिया किस में आ रहा है, पुरीश विरजनीय में. अगर केवल मृतिका आ जाए, केवल मृतिका, इसका वर्णन है छर्दी में. और अगर मृत कपाल, कपाल जो है वो भी मिट्टी से बना है ना, मिट्टी का कपाल, मृत कपाल जो है अगर वो आ जाता है तो वो किसके अंदर वर्णन है, शोणित स्थापन में. शोणित स्थापन, ठीक है. तो मृतिका से रिलेटेड तीन चीजें आ गई. एक तो हो गया भ्रष्ट मृतिका जो कि पुरीश विरजनीय में है. दूसरा है केवल यदि मृतिका आ जाए तो वो छर्दी में आती है, और अगर मृत कपाल करके आ जाए, ठीक है, तो वो शोणित स्थापन में आता है. सेकंड पॉइंट देखते हैं. जम्बू पत्र, आम्र पल्लव, लाजा, मृतिका, अनार, इन सब का वर्णन किस में है, छर्दी निग्रहण में है. किस में है, छर्दी निग्रहण में है. फिर है गैरिक व मृतिका के कपाल का वर्णन, ये शोणित स्थापन में है. देखो विष्ण मृतिका का भी वर्णन आ गया, मृतिका का भी वर्णन आ गया, और मृत कपाल जो मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में वो भी आ गया है. तीनों पॉइंट हमारे कवर अप होते हैं, ठीक है. इसके बाद आता है अशोक का वर्णन वेदना स्थापन महाकषाय में मिलता है, शोणित स्थापन में नहीं मिलता. सबसे फेमस क्वेश्चन रहा है ये, एक टाइम पर बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन ना, कि अशोक का वर्णन कौन से महाकषाय में है, और लोग शोणित स्थापन में लिख के आते हैं. ऐसे ही अर्जुन का है. अर्जुन को हम सब लोग क्या कहते हैं कि ये हृदय है, हृदय है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो बच्चा गलती कहाँ करता है, उसे हृदय महाकषाय में लगाएगा, जबकि हृदय महाकषाय में आचार्य चरक ने वर्णन नहीं किया. इसको किस में किया, उदर्द प्रशमनम में किया है. किस में किया है, उदर्द प्रशमनम में किया है, ठीक है ना. तो फेमस क्वेश्चन क्या है, एक अर्जुन है और एक इसके साथ असन है. असन और अर्जुन ये किस में है, उदर्द प्रशमनम में, ठीक है. और हमारा अशोक जो है वो किस में है, वेदना स्थापन में है, ना कि शोणित स्थापन में. इन 50 महाकषाय से रिलेटेड मैंने डिटेल में एक दो वीडियोस जो हैं वो डाल रखी हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. आप जाके उसमें देख सकते हो कैसे महाकषाय को याद करना है, क्या ट्रिक, पॉसिबल ट्रिक क्या क्या हो सकती हैं. फिर इसके बाद हम आते हैं कर्ण श्वेड लक्षण. अब कर्ण श्वेड का लक्षण आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, अतीव श्वेड. अन्यत्र क्या लिखा है, वेणु घोषोपमम स्वन. और ये जो दोष दिया है वात और पित्त, ये किन के अकॉर्डिंग है, माधव के अकॉर्डिंग है. जबकि कर्ण श्वेड में दोष कौन सा है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वातज, ठीक है ना. इसके बाद कर्णनाद का लक्षण आता है. कर्णनाद सुश्रुत ने बोला है श्रृणोति शब्दान विविधान, विविध प्रकार के शब्द आपको सुनाई देंगे. अन्यत्र क्या लिखा हुआ है कि भेरी, मृदंग, शंखा नाम, इस तरह के साउंड्स जो हैं आपके कान में सुनाई देंगे आपको. जैसे भेरी बज रही है, मृदंग बज रहा है, शंख बज रहा है ना. तो वो क्या है लक्षण, कर्णनाद का लक्षण है. अब हम आते हैं हिक्का से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ना. अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखा है सर्व गात्र कंपिनी. ये लक्षण किसका है, महाहिक्का का है. सद्य प्राणहर भी बोला है महाहिक्का को, है ना, सद्य प्राणहर. फिर सेकंड है विप्लुताक्ष. ये किसका लक्षण है, व्यपेता. व से व्यपेता, व से विप्लुताक्ष. सद्य प्राणहर महाहिक्का जो मैंने आपको भी यहाँ बताया. प्राणांतिकी किसे कहा है, गंभीरा को कहा है. जब आ जाए सद्य प्राणहर कि इंस्टेंट डेथ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, महाहिक्का का लक्षण है. और प्राणांतिकी
वो किसका है? गंभीर। गंभीर अवस्था में पेशेंट चला गया है ना, प्राण आंति की थोड़ा टाइम बाद उसके प्राणों का अंत होगा। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। प्राणोपरोधिनी किसको बोला है? व्यपेता को बोला है, प्राणोपरोधिनी व्यपेता। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये बहुत अच्छे से एक बार देख लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सद्य प्राणहर महाहिक्का के लिए है, प्राणांतिकी गंभीरा के लिए है, प्राणोपरोधिनी व्यपेता के लिए है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कपोत ईव कूजन, ये लक्षण है अपतंत्रक का। पारावत ईव कूजन, ये लक्षण है शतज का। हमेशा बच्चे अपोजिट लगा के आ जाते हैं, कपोत ईव कूजन शतज, पारावत अपतंत्रक। ऐसा नहीं करना है आपको। इसको याद करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो जो आपको सही लगे। मैंने कैसे याद किया था, जैसे पारावत है, लास्ट में त आता है, इसमें कोई अंक की बिंदी ऐसा कुछ नहीं है, और शतज के अंदर भी इस तरह का कुछ नहीं है। त के आसपास ना कोई आग की मात्रा है ना अंक की बिंदी, कुछ नहीं है। तो पारावत शतज, पारावत अगर याद हो जाएगा शतज कास के साथ है ना, तो फिर कपोत ईव कूजन डेफिनेटली अब तंत्रक में चला जाएगा। ठीक है, एक याद हो गया तो दूसरा कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाता है। तो पारावत शतज कास, कपोत ईव कूजन अपतंत्रक। संसर्जन कर्म में देय आहार का क्रम क्या रहता है? हम उसमें सबसे पहले पेया देते हैं, फिर विलेपी, फिर अकृत्यूष, फिर कृत्यूष, फिर अकृतमास और देन कृतमास। ठीक है, तो बेसिकली 4 चीजें आती हैं हमारी, पेया, विलेपी, यूष और मासरस। ठीक है, अब इनका भी जो अन्न काल है वो डिपेंड करता है कि प्रवर शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है या अवर शुद्धि हुई है। अगर प्रवर शुद्धि है तो हर एक का पेया, विलेपी, यूष और मासरस है, इनका अन्न काल 3-3 जाएगा। 3 पेया, 3 विलेपी, 3 यूष, 3 मासरस। ठीक है, अगर मध्यम शुद्धि हुई है तो 2-2 अन्न काल जाएगा सभी का, और अवर शुद्धि की है तो 1-1 अन्न काल रहेगा सभी का। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि शुद्धि के अकॉर्डिंग जो संसर्जन कर्म है उसमें टोटल कितना काल हो गया मध्यम वाले के अंदर, है ना, या अवर में टोटल कितना काल हो गए। तो देखो अवर में टोटल 4 अन्न काल तक चला जाता है, इसमें 8 अन्न काल तक चला जाता है, और इसमें 12 अन्न काल तक चला जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। अगर डेज की बात आ जाए, ठीक है, डेज की बात आ जाती है कि कितने दिन तक रहता है। ठीक है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या आपको अगर अन्नकाल पता चल गए हैं, मान लो 12 अन्नकाल का हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय में 2 + 1 इज इक्वल टू में 7 डेज। 7 डेज किसका आ गया? प्रवर का। अगर मुझे मध्यम का निकालना है तो क्या रहेगा? 8/2 + 1, ये हो गया 5 डेज। ठीक है, और अगर मुझे किसका निकालना है? अवर वाले का निकालना है, तो इसके अन्नकाल कितने हैं? 4/2 + 1 इज इक्वल टू में 3 डेज। तो ये हमारे डेज भी निकल के आ गए कि अगर प्रवर शुद्धि है तो उसका कितने दिन तक संसर्जन चलेगा? 7 दिन तक। मध्यम शुद्धि है उसका 5 दिन तक, और अवर शुद्धि है तो उसका 3 दिन तक संसर्जन चलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक और याद रखने लायक बात है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम आते हैं संसर्जन क्रम में देय रसों का क्रम किस तरीके से रहेगा। इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा न्यूमेरिकली ट्रिक लगाना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, है ना, और हम जानते हैं कि इनका नंबरिंग हम कैसे देते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब संसर्जन क्रम जब हमने शुरू किया तो रसों को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले स्निग्ध तो द्रव्य दे रहे हैं हम, उसके साथ हमारा क्या रहेगा? अम्ल और मधुर। तो अम्ल रस का क्या नंबर है? 2, तो यहाँ लिखे हैं हमने 2। मधुर का क्या है? 1, 21। फिर सेकंड हम क्या देंगे? अम्ल और लवण। अम्ल का फिर से 2 है, और लवण का क्या है? 3, 23। ठीक है, फिर हमने दिया मधुर और तिक्त। मधुर का क्या है? 1, और तिक्त का क्या है? 5, 15। और फिर लास्ट में क्या है? कषाय और कटु।
कषाय का क्या है 6 और कटु का क्या है 4। तो ये फॉर्मूला बन गया 21, 23, 15, 64। संसर्जन के लिए रसों का क्रम क्या रहेगा 21, 23, 15, 64। आपको ये एक लाइन में लिख लेना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, न्यूमेरिक नंबरिंग इनकी कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है 21, 23, 15, 64, ये आपका सीक्वेंस है। कई बार क्वेश्चन आता है, ये आपको रसों का ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनको संसर्जन क्रम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाइए। अगर आपको ये ट्रिक याद होगी 21, 23, 15, 64 वाली, तो आप सही से लगा पाएंगे, वरना भूल जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं बस्ती पर। कर्म बस्ती, काल और योग बस्ती। कर्म में 30 बस्तियां आती हैं टोटल, काल में 16 बस्तियां आती हैं और योग में 8 आती हैं। अभी किस तरीके से है देखो, ये हम एक बार गो थ्रू होके जा चुके हैं सिद्धि स्थान से, है ना। तो हमें बस याद रखना है कर्म, काल और योग 30, 16, 8। इन तीनों बस्तियों में सबसे पहले क्या आता है हमारा अनुवासन आती है, अनुवासन अनुवासन अनुवासन, ठीक है। फिर बीच में क्या आएगा हमारा अनुवासन और निरूह, अनुवासन और निरूह, अनुवासन और निरूह। फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, फिर से अनुवासन अनुवासन अनुवासन। अब हमें बस यही याद रखना है कि कर्म बस्ती के अंदर पहले वाले में कितने अनुवासन है, दूसरी बार जो अकेला अनुवासन आता है उसमें कितना है, काल में किस तरीके से है और योग में किस तरीके से। अब देखो, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्म बस्ती के अंदर टोटल कितनी अनुवासन बस्ती है, कितनी निरूह बस्ती है ना। या फिर काल के अंदर कितनी अनुवासन बस्ती है, कितनी निरूह बस्ती है। या फिर योग के अंदर कितनी अनुवासन, कितनी निरूह। स्टार्टिंग हमेशा एक अनुवासन से होगी सभी की, एक अनुवासन एक अनुवासन एक अनुवासन, ठीक है ना। एंडिंग वाली जो अनुवासन है वो अलग हो जाएगी, ओड नंबर में चलेगी 5, 3 और 1, ठीक है। बीच वाली जो है वो किस तरीके से रहेंगी, 12 याद कर लो फर्स्ट वाली, 12 अनुवासन 12 निरूह। इसका हाफ हो जाएगा काल में 6 अनुवासन 6 निरूह, और उसका हाफ हो जाएगा योग में 3 अनुवासन 3 निरूह। देखा, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया है ना। आपको स्टार्टिंग में एक एक अनुवासन देना है, फिर अगर कर्म बस्ती है तो 12 अनुवासन 12 निरूह, अल्टरनेट में एक अनुवासन एक निरूह, एक अनुवासन एक निरूह, फिर एक अनुवासन एक निरूह, ऐसे 12 अनुवासन 12 निरूह और लास्ट में 5 अनुवासन। काल के अंदर एक अनुवासन से स्टार्ट करना है, 6 रहेगा अनुवासन और निरूह का सेंटर में, और लास्ट वाली अनुवासन 3 रहेगी। योग के अंदर एक अनुवासन से शुरू करना है, सेंटर में 3 अनुवासन 3 निरूह और लास्ट में एक अनुवासन चली जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या उठ के आता है कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि काल बस्ती है, काल बस्ती के अंदर कितनी अनुवासन बस्ती है, ठीक है। तो काल बस्ती ये सेंटर वाला है ना, इसमें कितनी अनुवासन है, एक अनुवासन ये है, 6 अनुवासन ये है और 3 अनुवासन ये है। तो ये कितना हुआ टोटल 10 अनुवासन, 6 और 3 9 और 1 10 अनुवासन। अगर क्वेश्चन आ जाए योग बस्ती के अंदर कितनी निरूह बस्ती है, तो ये 3 ही है। और योग बस्ती के अंदर कितनी अनुवासन है, एक अनुवासन यहाँ है, 3 अनुवासन यहाँ है और 1 अनुवासन यहाँ है, तो टोटल हो गई 5 अनुवासन बस्ती, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं महामर्म। 2 टर्म आती हैं, एक महामर्म और एक त्रिमर्म, ठीक है। जब हम त्रिमर्म की बात करते हैं तो हृदय, बस्ती और शिर, ये 3 है। मान लो ये एक पर्सन है, ये हृदय है, यहाँ पर उसकी बस्ती है और ये शिर, ये हो गए हमारे 3 मर्म। सर, सेंटर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना, सिर, हृदय और बस्ती। लेकिन यदि महामर्म की बात आती है तो महामर्म में क्या रहता है, हृदय, बस्ती और नाभि। उसमें सिर को इंक्लूड नहीं किया, सिर को इंक्लूड नहीं किया उन्होंने, सिर्फ ये जो सेंटर में जो पोर्शन है हृदय, बस्ती और नाभि, इन तीनों को क्या ले लिया, महामर्म का नाम दिया है। अगर नाभि की जगह सिर आ जाए तो वो त्रिमर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं निरूह बस्ती के घटक किस तरीके से डिवाइडेड है वो आप सबको पता है। निरूह बस्ती का टोटल कितना होता है, 12 प्रसरित होता है या 24 पल,
अब इसके बाद हम आते हैं कि डिवाइड कैसे किया। एक चीज़ आपको याद रखनी है, वातज, पित्तज, कफज, इन 3 दोषों में क्वाथ सेम रहेगा। ठीक है, क्वाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 प्रसृत 5 प्रसृत 5 प्रसृत। कल्क भी सेम रहेगा, 1 प्रसृत 1 प्रसृत 1 प्रसृत। चेंजेस कहाँ होंगे, स्नेह और मधु में होंगे और सैंधव उस अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, अब देखिए वातज है तो उसमें स्नेह ज़्यादा होगा, है ना, तो जितना टोटल हमारा बस्ती का प्रमाण है उसका 4th भाग यानी कि 3 प्रसृत स्नेह जाएगा। ठीक है, पित्तज के अंदर 1/6 बोला है ना, तो 12/6 यानी कि 2 प्रसृत। कफज में 1.5 प्रसृत। मधु इसका जस्ट अपोजिट, वात के अंदर मधु कम चाहिए, है ना, तो 1.5 प्रसृत 2 प्रसृत और कफज के अंदर 3 प्रसृत। अब बाकी जो बचा वो सैंधव रहता है। ठीक है, तो सैंधव वातज में 1.5, पित्तज में 2 और कफ में 1.5। अब आप जब इनका टोटल करोगे तो सभी का 12-12 प्रसृत ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले सबसे पहले वात का करके देखते हैं, है ना। वात में 5 प्रसृत क्वाथ हो गया, 1 प्रसृत कल्क हो गया, 5 और 1 6, फिर 3 प्रसृत स्नेह हो गया, 6 और 3 9, फिर 1.5 प्रसृत मधु और 1.5 प्रसृत सैंधव, तो ये 3, 9 + 3 12, है ना, 12 प्रसृत हो गया। ऐसे ही पित्त के अंदर 5 प्रसृत क्वाथ, 1 प्रसृत कल्क 6, फिर 2 प्रसृत स्नेह 6 और 2 8, 2 प्रसृत मधु 8 और 2 10 और 2 प्रसृत सैंधव 10 और 2 12, 12 प्रसृत। ऐसे ही कफ में। ठीक है, आपको जो चीज़ याद रखनी है इस टेबल के अंदर, ये दोनों तो सेम रहेंगे, 5 प्रसृत क्वाथ 1 प्रसृत कल्क। ठीक है, स्नेह वात में हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ निरूप बस्ती का 4th भाग जो है वो वात में है, 6th भाग जो है पित्त में है, 8th भाग जो है वो कफ में है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मधु, यानी कि टोटल बस्ती के प्रमाण से 1/8 भाग होगा मधु वात में, 1/6 भाग होगा मधु पित्त में और 1/4 भाग होगा मधु कफ में। ठीक है, इसके बाद जो बचता है वो सैंधव लवण डल जाएगा, जिससे कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाए, 12 प्रसृत। तो हमने पेज नंबर 40 में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, 50 महाकषायों के कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे, कर्ण श्वेत के बारे में पढ़ा, कर्णनाद हमने पढ़ा, हिक्का के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमने देखी, संसर्जन कर्म का किस तरीके से आहार देना है, कितने काल तक देना है, कितने दिन तक देना है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर रस किस तरीके से किस क्रम में देने हैं ये हमने डिस्कस किया। फिर 3 प्रकार की बस्तियां, कर्म, काल और योग बस्ती। ठीक है, उसमें कितनी अनुवासन बस्ती जाती हैं, कितनी निरूह जाती हैं, ये हमने डिस्कस किया। महामर्म, त्रिमर्म, और फिर लास्ट में हमने निरूह बस्ती के घटक किस किस प्रमाण में लिए गए हैं वो हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।